जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो साथियों, आज आपका पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होता है। देखिए, इस पॉलिटी के क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जितना हो सकता है हम आपको थ्योरी भी करवाते चलेंगे। ठीक है, तो आज आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट 1 और ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। और इससे पहले आपका ज्योग्राफी और साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जिनका पीछे का क्लास छूटा हुआ है आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास लिखा हुआ है। ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ज्योग्राफी का क्लास मिल जाएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको साइंस का क्लास मिल जाएगा। तो आज आपका पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हुआ है, आगे आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका ये क्लास भी छूट जाएगा। और जो भी क्लास हम आपको कराएंगे शुरुआत से कीजिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। ये मोबाइल नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज कीजिए, कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 29वें संशोधन के द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समवर्ती सूची ये है क्या। तो देखिए संविधान की बात करें, संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची। और 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है इसमें आपको देखने को मिलेगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें से जो 7वीं अनुसूची है इसी में आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखने को मिलेगा। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची की बात करें इसमें 66 विषय पहले था लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची की बात करें इसमें 47 विषय पहले था, वर्तमान में 52 है। तो वर्तमान में जो 100, 61 और 52 है यही वाला डाटा पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 विषय है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा जो है ये पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन बाद में समवर्ती सूची में इसे किया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 42वां संशोधन के द्वारा। ये संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, इस संशोधन के तहत 5 विषयों को, ठीक है, 42वां संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किया गया। पहला तो आपका शिक्षा है, दूसरा याद रखिएगा मापतौल, दूसरा ये हो गया, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण, सिर्फ बोल देते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, चौथा वन, 5वां वन्यजीव। फिर से रिपीट कर देते हैं, शिक्षा, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, वन और वन्यजीव, ये 5 विषयों को अब समवर्ती सूची में किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों अगर आपको इसी तरह से डेली क्लास चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए और क्लास का जो PDF है वो आंसर के साथ में चाहिए, प्लस जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसका पूरा लिखा हुआ अगर आपको नोट्स चाहिए और साथ में आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक हो गया, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो इस बैच में आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है तो आप लोग पीछे मत रहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग देर मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है। और साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सब्जेक्ट वाइज क्लास है इसमें आपका साइंस और ज्योग्राफी का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका कोई क्लास छूटा हुआ है तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 368। ठीक है, और भाग पूछे तो किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो भाग 20 में। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का समय जो है आपका डेली शाम 7:30 बजे है। शाम 7:30 बजे आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास दिया जाता है और एक क्लास है रात 8 बजे। ठीक है, रात 8 बजे की क्लास में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी व्याकरण, साइंस और मैथ, ठीक है, इसमें मैथ भी ऐड कर देंगे, ये सब कुछ आपको मिक्स में मिल जाएगा रात 8 बजे की क्लास में। तो देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष जो है, कोष का मतलब क्या होता है, फंड। ठीक है, पंचायती राज को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है, तो वही बोला गया है कि भारत में जो पंचायती राज संस्थान है ये अपने फंड के लिए, ये फंड अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदानों से। कहाँ से करते हैं, सरकारी अनुदानों से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब चलिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आइए आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, ये जो पंचायती राज है इसके बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो याद रखिएगा भाग नंबर 9 में। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जो है इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है। भाग 9A में क्या है, तो इसमें नगर पालिका है, नगर पालिका। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9A में नगर पालिका और 9B में पूछे तो सहकारिता, सहकारिता ये भाग 9B में है। पंचायती राज से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों 2025 में अगर आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, और जो क्लास का PDF देते हैं आंसर के साथ में उसका रिवीजन कीजिए। प्लस हम टोटल 22 नोट्स अपलोड कर चुके हैं बैच में, तो इसका भी रिवीजन कीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है ये कौन था, तो आइए इसको बेसिक से समझते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है सभी को बताते हैं। सबसे पहले हम बंगाल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए बंगाल का, यहाँ पर लिख देते हैं, हालांकि ये सब आपको लिखकर नोट्स में दे देंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, इसके बाद एक एक्ट आता है 1773 का एक्ट आता है और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर देखिए एक एक्ट आता है 1833 में।
तो 1833 का जो एक्ट है इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। इसके बाद एक और एक्ट फिर से आता है 1858 का एक्ट। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट आता है इसके तहत क्या काम किया गया, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर कर दिया गया भारत का वायसराय। और इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग कौन था, भारत का प्रथम वायसराय था। उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में। ठीक है, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद फिर से ये नाम चेंज किया गया। जो भारत का वायसराय था इसका नाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर। और इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है आज़ादी के बाद, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बोले तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। तो बोलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो जो भी हमने ये बताया आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए, सब कुछ हम आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। और साथियों बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका हिस्ट्री का भी क्लास छूट जाएगा। तो बैच जो हमने पीछे बताया नंबर पर फटाफट से मैसेज कीजिए, बैच की जानकारी लीजिए और आप लोग बैच को परचेज कर लीजिए। तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अगर ऑप्शन सी ना मिले इस तरह से कि संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, तब आप आंसर कर सकते हैं भारत की जनता ने। तो संविधान को जो अंगीकृत किया था संविधान सभा में जो भारत की जनता के प्रतिनिधि थे उन्होंने ही अंगीकृत किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, संविधान बनने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में, और इसको बनाने में टोटल पैसा कितना लगा था, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 63 लाख। कितना लगा था, 63,96,729 रुपया। ठीक है, 729 रुपया लगा था संविधान को बनाने में। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित यानी कि खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन है आपको रटना नहीं, इसको अच्छा से समझना है। जब आप लोग समझ जाएंगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप रट के जाएंगे तो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, इसलिए समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपातकाल। तो जब भी देश में आपातकाल लगता है तो क्या होता है, 2 आर्टिकल को छोड़कर
बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, और भाग पूछे तो भाग 3, ठीक है, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। तो ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके लिए आर्टिकल 19 है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में तो आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21, दो ऐसा आर्टिकल है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये कौन सा है? तो जीवन का अधिकार है, यानी कि आपातकाल की स्थिति में भी जीवन का जो अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार जो है, ये समाप्त नहीं होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जैसे ही देश में आपातकाल लगता है तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल समाप्त होता है? तो सबसे पहले आर्टिकल 19 समाप्त होता है, ये वाला भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है 19। बाद में जो आर्टिकल बचा हुआ है जैसे कि 22, 23, 24, ये सब बाद में समाप्त होता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति उसमें क्या समाप्त होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो आपातकाल है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में आपातकाल को लिया गया है। आपातकाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 352 में बताया गया है, 356 में बताया गया है और 360। भारत में 3 तरह के आपातकाल है। 352 जिसमें क्या लगता है, राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगता है, यानी राष्ट्रीय आपात है 352 में। उसके बाद एक है 356 जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और एक है आर्टिकल 360, ये वित्तीय आपात है। और आपातकाल के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? निलंबित का मतलब होता है हटाना, तो मौलिक अधिकार किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, बिल्कुल गलत है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता, ये भी नहीं हटा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति इस हेतु जब आदेश जारी करते हैं तो मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये समाप्त नहीं होता है, जो कि पीछे अभी हमने आपको बताया। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो क्या होता है? मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा के बारे में आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर लोकसभा का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो लोकसभा के बारे में संविधान के आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम 25 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? तो निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, युवा सदन कहा जाता है और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, या जो पीछे हमने नंबर बताया वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो राज्यसभा की बात करें तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। पीछे हमने देखा लोकसभा, तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष सही है, लेकिन अगर आपको लोकसभा का बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विद्वानों का सदन भी इसे कहा जाता है और इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? लोकसभा, राष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चित। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्षों का होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। और देखिए साथियों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। तो राज्य का राज्यपाल, आइए राज्यपाल के बारे में सभी जानकारी ले लेते हैं। राज्यपाल, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है पीएम की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भले ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन पीछे हाथ किसका होता है? प्रधानमंत्री जिसको कहेगा राज्यपाल बनाने के लिए राष्ट्रपति, उसी को राज्यपाल बनाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो शपथ इसको कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल है तो उस राज्य में हाई कोर्ट भी होगा, तो हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। तो अगर आपसे पूछे राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो याद रखिएगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। राज्यपाल पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख, 3.5 लाख प्रति माह होता है राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करते हैं, यानी कि जब चाहेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलकर राज्यपाल को हटवा सकता है। इसलिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इन सभी के लिए जो उम्र है वो 35 वर्ष है। तो राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है किसके प्रति? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी क्लास आप लोग कीजिएगा शुरू से कीजिएगा। जैसे आज आपका पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हुआ, तो क्लास नंबर 1 से ही आपको सब क्लास को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और उसी प्रकार साइंस का भी आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए सब बैच में आपको मिल जाएगा क्लास। आप मैसेज कीजिए नंबर पर, नंबर लिखा देते हैं 9631887058। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कुछ भी जानकारी हो तो इस पर मैसेज कीजिए। तो कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्याय दिलाना, दंडित करना, ये इसका काम होता है। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, ये बिल्कुल सही है। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा कराना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, ये भी सही है, ये भी सही है। वाद जारी करना, वाद का मतलब होता है रिट जारी करना। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो ये भी न्यायपालिका का कार्य है। तो बचा आपका बी। राज्य एवं केंद्र के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा न्यायपालिका नहीं करता है, पहले इसका निपटारा कौन करता है? तो इसके लिए बना है अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ पर लिख देते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अगर केंद्र और राज्य के मध्य कुछ विवाद हो जाता है तो उसके लिए बना है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 263 में बताया गया है। तो पहले इस विवाद को कौन निपटारा करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद। जब यहाँ से नहीं हो पाता है तब बाद में जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? और जैसे ही आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो ये जो PDF है आंसर के साथ में जो भी क्वेश्चन है सभी के नीचे यहाँ पर A B इस प्रकार आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ में ही, ठीक है। तो भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है न्याय। तो न्याय करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, या फिर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। आंसर क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही न्याय करने का अधिकार होता है। ये सब भले कानून बना सकता है लेकिन न्याय नहीं कर सकता है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है और हाई कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 214 में है। जितने भी आर्टिकल है हम आपको डेली बताएंगे आर्टिकल, इससे आपका क्या होगा? आर्टिकल सब याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ? तो राजनीतिक बोले तो पॉलिटिक्स, तो इस शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ था? यूनान, जिसको एथेंस भी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है? बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सिकंदर के महान गुरु का नाम क्या था? आंसर है अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ये क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। ये आपको क्रम ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अर्थशास्त्र का जनक नहीं पूछा गया। ये जो अर्थशास्त्र है प्रशासन एवं राजनीति से संबंधित है और इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। क्या है? विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य, तीनों एक ही नाम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के किस पुस्तक से की जाती है? हालांकि नोट्स नंबर 2 या फिर 1 में ही हमने इसके बारे में बताया है। जो हम आपको डेली नोट्स देते हैं बूस्टर जीके में, वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के किस पुस्तक से किया जाता है? द प्रिंस पुस्तक से। किससे किया जाता है? द प्रिंस पुस्तक से। अच्छा, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है। चलिए, आधुनिक काल के चाणक्य किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है मैकियावेली को, ठीक है, मैकियावेली को। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम कानून के पुस्तक कौन है? तो भारत का प्रथम कानून वाला पुस्तक मनुस्मृति है। ये सबसे पुराना स्मृति है, मनुस्मृति। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। और इस क्लास के बाद 8 बजे तो आज क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा लंबा चल रहा है।
तो 8-10 या फिर 8-15 पर आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट चलता है, तो उसको भी आपको डेली करना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 में पारित हुआ था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, और इसी के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली बनाया गया था। इसी अधिनियम से मिंटो मार्ले जो कि आया था कब? तो यह आया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो अभी हमने आपको बताया 1909 में। अच्छा, 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? तो तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली करने का घोषणा किया गया था, लेकिन शिफ्ट किया गया था 1912 में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 26। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था? तो कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें, ये आया था 1946 में। इसमें टोटल 3 मेंबर थे। कितने थे? 3। और इसके लिए ट्रिक बताते हैं। कैबिनेट मिशन जो प्लान है ये भारत के लिए एक तरह से कह सकते हैं पास था। क्या था? पास। तो पी से आपका पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। अच्छा, इस 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो शुरुआत में है पी, यानी कि पी इसके अध्यक्ष थे। बोले तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 इसके सदस्य थे। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका आंसर है माउंटबेटन योजना के नाम से। और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन भी हुआ था, और भारत का वाल्कन प्लान भी कहा जाता है माउंटबेटन योजना को। चलिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो फेडरल जो सिस्टम है संघीय प्रणाली, इसका पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आइए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इस प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष चुना गया था वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसा अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो वही पूछा गया है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन यानी 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और इस बार अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और इसी तीसरे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जो प्रस्तावना अभी हम लोग देखते हैं जिसको उद्देशिका कहा जाता है, इसको पेश किया था संविधान सभा के सामने। तो साथियों, आज का पॉलिटी का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और ये बिहार पुलिस का बैच है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी ले लीजिए। देर मत कीजिए, इसके बाद आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा।